मॉनसून सत्र सियासत की गिरफ्त में है और बड़ा सवाल है कि लैंड बिल और जीएसटी जैसे रिफॉर्म कहीं शोरगुल में गायब न हो जाए। लेकिन मोदी सरकार की अगली बड़ी चुनौती लैंड या जीएसटी ही नहीं बल्कि श्रम कानून भी है। पुराने कानूनों को साथ मिलाकर नया श्रम कानून बनाया जाएगा और इससे प्राचीन नियमों में जकड़ी इंडस्ट्री को बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन इस नए कानून के खिलाफ 11 ट्रेड यूनियन डट गए हैं, जिसमें खुद बीजेपी से जुड़ी भारतीय मजदूर संघ भी शामिल है। ये सारे ट्रेड यूनियन 2 सितंबर को एक बड़ी हड़ताल देश भर में करने वाले हैं। इस तरह के दबाव में मोदी सरकार को हाथ खींचने पर क्या मजबूर कर रही है? क्या नए श्रम कानून के बगैर नौकरियों का सपना पूरा हो सकता है? इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट अशोक सिंह, भारतीय मजदूर संघ के महासचिव बैजनाथ राय, बीजेपी नेता जय नारायण व्यास, सीपीआई नेता अतुल अंजान और टीम लीज के चेयरमैन मनीष सब्बरवाल, जो नए श्रम कानून से बहुत करीबी से जुड़े भी हैं और राजस्थान में इसके एक वर्जन को लागू करवाने के आर्किटेक्ट भी कहलाते हैं। मनीष सब्बरवाल जी, आपसे मैं पहले शुरू करूंगी। मजदूर यूनियन डट के इस श्रम कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मजदूर विरोधी है, इससे मजदूरों को नौकरी से निकालना आसान हो जाएगा कंपनियों के लिए। क्या बचाव है आपका श्रम कानून के पक्ष में? देखिए, अगले 20 साल हर महीने 10 लाख बच्चा लेबर फोर्स ज्वाइन करेगा। 10 लाख बच्चा हर महीना के लिए नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल काम है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो नौकरी का जो अभी तक जो पैटर्न मिला है, हमारे पास 90% इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। पिछले 25 साल भी हमारे पास 90% इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट था। तो हमको 25 साल बाद सोचना पड़ेगा कि क्यों हमारे पास 90% इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, जब बहुत दुनिया में आगे जो भी अदर कंट्रीज आप कंपेयर करें, ब्राजील को कंपेयर करें, चाइना को आप ना कंपेयर करें, लेकिन ब्राजील, इंडोनेशिया जो इंडिया की साइज की और कम्प्लेक्सिटी की इकोनॉमीज में है, 90% इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट किसी इकोनॉमी में नहीं है। और जॉब प्रिजर्वेशन, जो लेबर लॉज हैं वो फोकस्ड हैं जॉब प्रिजर्वेशन में। इंडिया को चाहिए जॉब क्रिएशन। ये दोनों बहुत दूसरी चीजें हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि लेबर लॉज को लागू नहीं करना चाहिए या लेबर लॉज को चेंज नहीं कर ले, आज भी तो सिर्फ 10% ऑफ द लेबर फोर्स पे ये होती हैं। तो जब ट्रेड यूनियंस और लेबर फोर्स को जो प्रोटेक्शन बोलते हैं, वो सिर्फ 10% ऑफ द लेबर फोर्स के लिए हम बात कर रहे हैं। 90% ऑफ द लेबर फोर्स और यूथ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का फ्यूचर, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिजास्टर में बन सकता है, उसके लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो मार्केट्स बहुत इनएफिशिएंट है, ठीक करना पड़ेगा। नहीं तो हमारी जो 10 लाख बच्चे हैं उनके लिए बहुत दुखदायी हो जाएगा। ओके, अशोक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंटक से। अशोक सिंह जी, इस नए लॉ में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 जोड़े जाएंगे। इन तीनों में से सबसे नया एक्ट 1947 का है। क्या 2015 में आते आते हमें एक नए कानून की जरूरत नहीं है? देखिए, ऐसा है, कानून बदलने से कौन रोकता है आपको? लेकिन आईएलओ का 144 एक कन्वेंशन है, जिसको कि हम लोग, ये है एक व्यवस्था दी है कि तीनों, जिसको इंडिया ने वो भी किया है, एक्सेप्ट किया है कि अगर कोई कानून, श्रम कानून में कोई बदलाव करना है तो ट्राइपार्टीज जो एक सिस्टम है, जिसमें वर्कर्स भी है, एम्प्लॉयर भी है, गवर्नमेंट भी है, तीनों मिलकर बैठकर बात करके हम उसमें एक बदलाव कर सकते हैं। यही प्राइम मिनिस्टर ने अभी घर पे अपने पिछले संडे को 6 बजे चाय पे सारे ट्रेड यूनियन सेंटर्स को बुला के ये कहा था कि ये त्रिपक्षीय जो वार्ता है, ट्राइपार्टीज सिस्टम है, ये बहुत पुरानी है, गर्मामयी है और हमें इसका पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो अगर पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तो जब कानून बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं आप? दिक्कत क्या है इस कानून से? आप स्पष्ट कीजिए कि दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत यह है कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। ये 100% मजदूरों के खिलाफ है, मजदूरों के हितों में नहीं है। आप किसी भी समय हायर फायर करके मजदूरों को निकाल सकते हैं। मिनिमम मजदूरी आप दे नहीं रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का सिस्टम बदल नहीं रहे हैं, ग्रेजुटी ठीक नहीं कर रहे हैं, बोनस से सीलिंग हटा नहीं रहे हैं। When there is no ceiling on the income, why there should be ceiling on bonus? जो चीज ऑल ट्रेड यूनियन सेंटर्स ने 11 ट्रेड यूनियन सेंटर्स देश के लिख के दिया है, 10 सूत्री मांगे, उस पर आप विचार नहीं कर रहे हैं। हमसे बात अभी परसों शुरू किया है। तो
इसके पहले ही, बात करने से पहले ही कानून में बदलाव क्यों? ओके, बैजनाथ राय जी, भारतीय जनता पार्टी से आप की ट्रेड यूनियन जुड़ी हुई है, आप क्यों अपनी ही सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? देखिए, आपका धारणा ही गलत है कि भारतीय जनता पार्टी से भारतीय मजदूर संघ जुड़ी हुई है। शुरू से ही भारतीय मजदूर संघ एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, गैर राजनीतिक संगठन के रूप में काम करती है। इस नाते पहले धारणा को तो आप बदल लीजिए। जी, लेकिन ये आम धारणा है और ये मानना जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या ये बिल्कुल गलत है? आपका कोई लेना देना नहीं है बीजेपी से? बिल्कुल गलत है। हमारे संगठन में न एक कमिश्नर है, न एमएलए है, न एमपी है, कोई भी नहीं। तो ये बताइए फिर कि आपको दिक्कत क्या है इससे, क्योंकि जैसे अशोक सिंह कह रहे हैं हायर फायर, लेकिन इसमें जो लॉ नया प्रस्तावित है उसके मुताबिक 100 की जो सीमा है, यानी जिस कंपनी में 100 एम्प्लॉयज हैं उसको बढ़ाकर 300 किया जाएगा, जिसके लिए हर एक मजदूर को या हर एक एम्प्लॉय को नौकरी से निकालने के लिए सरकार से परमिशन ना लेनी पाए। अगर हम इस समय 2015 की बात करें राय साहब, तो ऐसे जमाने में आप कैसे कंपनियों को जकड़ सकते हैं कि एक बार किसी को नौकरी पर रख लिया तो आप कभी भी उसको निकाल ही नहीं पाए? ऐसा है कि मैं शुरू से ही बता रहा हूं सबको कि थोड़ा मिसकंसेप्शन बाहर के जगत में है। लेबर लॉ में परिवर्तन न हो ये कोई यूनियन नहीं चाहता। लेबर लॉ में परिवर्तन होना चाहिए। उसका मैकेनिज्म क्या होगा? तो ट्रिपार्टाइट डिस्कशन, त्रिपाक्षिक वार्ता। ये सरकार जब आई तो ऐसा आभासी आंकड़ा लगता है कि आकलन लगता है कि इस सरकार को अनुभव की कमी थी, और इस नाते इस सरकार ने क्या किया कि जो 2008 में यानी यूपीए गवर्नमेंट के समय बहुत सारे कानून प्रस्तावित हुए थे जिन पर चर्चा नहीं हो पाई, यही सब बिल थे, और नहीं हो पाई, सरकार बदल गई। इन्होंने एज इट इज उसको लागू करने का विचार बना लिया। इनको ध्यान में नहीं था कि क्या करके बदल होना चाहिए। इस नाते सरकार से, नई सरकार से हम लोगों ने दो बात कहा। एक कहा कि पुराना जो 12 सूत्री मांग पत्र, पहले 10 सूत्री था, बाद में 2 और बढ़ गया, 12 सूत्री मांग पत्र है, इस पर आप डिस्कशन कराइए। और डिस्कशन करा के, तो अब डिस्कशन कराइए तो किससे कराए? यूनियन से कराए, मालिक से कराए, किससे कराए? जी। तो काफी देर के बाद उनके समझ में आया, जब हम लोगों ने बार बार आग्रह किया कि आपको डिस्कशन ट्रिपार्टाइट स्तर पर करना नहीं, ट्राइपार्टाइट पर ये आज का मुद्दा है ही नहीं। ये है कि नए श्रम कानून का विरोध क्यों हो रहा है। और जय नारायण व्यास, हमने दोनों ट्रेड यूनियंस की बात सुनी और लग रहा है कि आपको बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने है, क्योंकि इनका कहना है कि इस सरकार को अनुभव ही नहीं था, आप लोग ने देर से बात शुरू की, और जो मूल बदलाव है इस लेबर लॉ में उसको मानने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं समझता हूं कि किसी भी मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझे तो बदलाव कहीं भी हो, किसी भी तरह का हो, उसके सामने एक तरह से विरोध होता है। दूसरी ओर परिस्थिति यह है कि आज काफी चीजें बदल चुकी है। आज पूरे जीडीपी का कलेवर बदल चुका है। 2/3 जीडीपी आज सर्विस सेक्टर से आता है। एक जमाना था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओरिएंटेड लेबर लॉस थे। तो कई चीजें ऐसी है कि इसकी वजह से भी इसमें बदलाव जरूरी होना है। तीसरी बात यह है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात करें तो हम पिछड़ते जा रहे हैं। ये 140वें नंबर पे थे, अब 142वें नंबर पे आए हैं जी। चौथी बात कि हम कॉम्पिटिटिव दुनिया में जी रहे हैं। अगर हमें जीना है तो ये हमारे लेबर प्रोडक्टिविटी और इनकी जो कार्य शक्ति है वो कहीं न कहीं बढ़ती हुई देखना जरूरी बनेगा। इसके लिए ट्रेनिंग जरूरी बनेगी। तो ये सब चीजों को मिला के मैं मानता हूं कि सभी स्टेक होल्डर्स के हित में है। बिकॉज जब तक आप जो चीज करते हैं कुल मिला के सक्षम नहीं बन जाते, वैश्विक स्तर पे आप खड़े नहीं रह सकते,
तो आप घर में भी नहीं खड़े रह सकोगे। बिल्कुल आपकी बात सही है व्यास साहब, लेकिन फिर सवाल ये है कि आपकी सरकार इस पर वो दशा आपकी होगी। फिर आपसे सवाल है कि आपकी सरकार फिर इस पर इतने धीमे धीमे गति से क्यों आगे बढ़ रही है? क्या राजनीतिक दबाव बन रहा है आप लोगों पर? क्या बिहार चुनाव के पहले ये थॉट है कि लैंड बिल के बाद किसान विरोधी तो हमको कह ही रहे हैं विपक्ष, अब इसके बाद मजदूर विरोधी ना कहने लगे? देखिए, मैं धीरे से आगे बढ़ रही है नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर इसकी पूरी चर्चा के बिना अगर पार्लियामेंट में इसको पारित कर दिया जाए सिर्फ संख्या के आंकड़े को मद्देनजर रखते हुए, तो भी सरकार को दोष दिया जाएगा कि आपने अपनी बहुमती के जोर पे मनमानी करा ली है। अतुल अंजान, ये बताइए कि किस तरह का रुख आप लोगों का है इसे लेकर, और क्या पुराने लेबर लॉज को आगे बढ़ाते हुए ये अब सिद्ध नहीं हो गया है कि इससे ना इकोनॉमी बढ़ी है, ना ग्रोथ बढ़ी है, जॉब्स नहीं पैदा हुए हैं, और जैसे मनीष सब्रवाल ने शुरुआत में ही कहा, आज भी 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और लेबर लॉज जो पुराने आर्केक लेबर लॉज है उसका एक बड़ा रीजन है। देखिए, समय और देश और काल परिस्थिति बदलती है, ये सच है, लेकिन 1947 के बाद कोई ट्रेड यूनियन के अंदर बदलाव नहीं आए, लॉज नहीं बदले, मैं ये गलत मानता हूं। लेबर लॉज में भी बड़ा परिवर्तन हुआ, ट्रेड यूनियन लॉज में भी बड़ा परिवर्तन हुआ, लेकिन जो लोग आज लेबर्स के अधिकारों को, मजदूरों के अधिकारों को लूट कर ले जाना चाहते हैं, वो कई तरह के तर्क पेश कर रहे हैं। आपने कहा कि आज भी पुरानी उसमें जकड़े हुए हैं, और मैं कहना चाह रहा हूं कि नए श्रम कानून जैसे कि राजस्थान में भाजपा की सरकार ने प्रस्तुत किए हैं, वो लोगों को जकड़ नहीं रहे, वो लोहे की सख्त जंजीर से, जो कांटेदार जंजीर है लोहे की, उससे जकड़ कर उन्हें लहू लुहान कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए आपने, अगर आप मेरी बात में बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो मैं निकल जाऊंगा आपके डिस्कशन से। अभी तक आपने किसी में डिस्कशन नहीं किया। आपको अगर सुनना है मेरा पक्ष तो सुनिए, नहीं सुनना है तो मुझे आपको सुनाने की भी जरूरत नहीं है, मुझे सुनाने की भी जरूरत नहीं। मैं निकाल रहा हूँ लेवल, मैं इस बात का आदी ही नहीं हूँ कि कोई मेरे बात बारे में बीच में बोले। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप बोले। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अतुल अंजान जी, मैं कह रही हूँ आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कह रही हूँ आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बात नहीं पूरी करूंगा। आई डोंट अलाउ इंटरवेंशन द वे यू हैव इंटरवीन। थैंक यू। ओके, बाय। ओके, अतुल अंजान जी, अगर आप सुनेंगे, मैं बस ये कह रही थी कि आप बात पूरी कीजिए, लेकिन अगर आप इसके साथ बता सके कि स्पेसिफिकली आप क्यों कह रही है लेबर लॉ गलत है, वो अच्छा होगा। कंटिन्यू विद अदर्स, डोंट वेस्ट योर टाइम विद मी। ओके, यू डोंट नो मी। ओके। अतुल अंजान जी, आप नाराज मत होइए, मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस डिस्कशन में हिस्सा लें, लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ ओनली दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब मी। ओके, डोंट, इट इज बैन फ्रॉम CNBC आवाज ऑन टुडे ऑनवर्ड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद यू। ओके। क्या आप अपनी पूरी बात रखना चाहेंगे? आई सेड यू ना कि मैं अब नहीं कहना चाहता। एक बात ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, परेशान होने, मैं टीवी के पीछे परेशान होने वाला आदमी नहीं हूँ। ओके, अतुल अंजान जी, आप नहीं बात करना चाह रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। हम आगे बढ़ेंगे चर्चा में। बेसिक पॉइंट जो अतुल अंजान जी शुरुआत में रख रहे थे कि राजस्थान में जो लॉ आया है वो लेबर के खिलाफ है, और मनीष सब्रवाल जी, इस लॉ को आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब जिस तरह का विरोध हमें दिखा है पैनल पर इस वक्त, इसे देखकर ये लॉ कैसे आगे बढ़ेगा और क्या इसमें बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, सब लोग ट्राइपार्टाइट डिस्कशन की बात करते हैं कि एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन और गवर्नमेंट को, लेकिन एक चौथा आदमी भी तो होना चाहिए। आज के देश के बच्चे, उनसे पूछें कि क्या सिचुएशन है जॉब मार्केट की। ट्रेड यूनियंस आर ओनली 10% ऑफ इंडियाज लेबर फोर्स। 90% ऑफ इंडिया लेबर फोर्स ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप नहीं है, और ट्रेड यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है लेबर मार्केट्स के लिए। लेकिन जो इन्होंने आवाज उठाई है, बहुत इंपॉर्टेंट आवाज है कि लेबरर्स को जो उनका ड्यू है, जो उनको मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन आज जो बच्चे हैं इंडिया के, उनके पास टेबल पे जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि जो लेबरर्स की बात हो रही है वो बुजुर्गों की बात कर रहे हैं ये लोग।
जो 20 साल का बच्चा जो उदयपुर में या कानपुर में या गोरखपुर में अपने लिए नौकरी ढूंढता है, वो ट्राइपार्टाइट में इन्वॉल्व करिए तो आपका डिस्कशन आप बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है मनीष सब्रवाल ने, और इस पर मैं अशोक सिंह जी और बैजनाथ राय जी की भी व्यू चाहूंगी। मनीष सब्रवाल ये व्यू रख रहे हैं कि लेबर प्रिजर्वेशन और जॉब प्रिजर्वेशन और जॉब क्रिएशन में अंतर ये है कि आप जो नए लोग तैयार हो रहे हैं नौकरी के लिए, उनके लिए कहां जगह बना रहे हैं। अशोक सिंह जी, देखिए, मैं अभी जो मनीष अग्रवाल जी ने कहा ना कि ट्रेड यूनियन जो है 10% में है, 90% में नहीं है, मैं इनसे एकदम नाइतफाक करता हूं, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर जस्ट लाइक इंजन, ऑर्गेनाइज सेक्टर जस्ट लाइक ए कंपार्टमेंट। व्हेन इंजन मूव्स, कंपार्टमेंट मूव्स। किसने मना किया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मत करिए? क्या श्रम कानूनों में बदलाव करके जो लगे हैं उनको निकाल करके सड़क पे खड़ा करके तब आप नौकरी देना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द जॉब। नई नौकरियों में भर्ती हो, किसी भी सरकारी किसी पब्लिक सेक्टर में कहीं भी नई नौकरियों में एकदम रिस्ट्रिक्शन लग गया है, और हर साल 3% सरेंडर करने की बात कर रहे हैं। तो जॉब क्रिएशन तो हो ही नहीं रहा है। मेरे ख्याल से इसमें जो तर्क है, और किसने मना किया इनको करने को? नहीं, जो तर्क जॉब क्रिएशन, एक मिनट मैडम, नहीं, मनीष अग्रवाल जी जो कह रहे हैं कि इस नौजवानों को भी, नौजवानों को डिग्री है, उनके पास वो है, उनको नौकरी करने के लिए आप दीजिए, हम मना कहां करते हैं। लेकिन श्रम कानून में बदलाव उनके लिए नहीं किया जा रहा है, जो लगे हुए हैं उनके लिए किया जा रहा है, उनको निकालने के लिए किया जा रहा है, उनको कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, उनको सड़क पे बैठाने के लिए किया जा रहा है। उसमें उनकी आवाज ही नहीं है। जिनके लिए कानून बना है कोई आवाज ही नहीं हो, ये कैसे संभव है? फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिए मनीष। मैं मनीष जी से पूछना चाहूंगा, अरे पूंजी आप लगाते हैं, आप उसका रिटर्न चाहते हैं, आप आमदनी भी कमाते हैं, रिकॉग्निशन भी समाज में है, रेस्पेक्ट भी है, रिवार्ड भी है, उसके पीछे जो लॉजिक है, इन्वेस्ट करता है श्रम। आपका जो सवाल है अशोक सिंह जी, उसके पीछे जो लॉजिक है उनको समझाने दीजिए। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जॉब प्रिजर्वेशन और जॉब क्रिएशन अलग है, उसका आप लॉजिक समझाइए मनीष। जो उन्होंने सवाल पूछा है कि कहां पर रोक लगी है नौकरियों पर। जी मनीष सब्रवाल जी, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। देखिए, इंडिया में 6 करोड़ अशोक जी, इंडिया में 6 करोड़ एंटरप्राइजेस हैं। 1 करोड़ के पास ऑफिस नहीं है, 1 करोड़ घर से काम करते हैं। सिर्फ 10 लाख कंपनियां हैं इंडिया में, सिर्फ 14,500 कंपनियां हैं इंडिया में जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है। तो 6 करोड़ जो एंटरप्राइजेस हैं, सिर्फ 14,500 कंपनियां हैं जिनके पास पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ है। तो ये जो बौनापन है ना हमारे कंपनीज में, हमारे बच्चे नहीं है जो बड़े हो जाती हैं हमारी कंपनीज बौने रह जाती हैं। इसमें बहुत फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब अगर आप कभी एंटरप्रेन्योर की तरफ से सोचे तो लैंड कंस्ट्रेंट होता है, कैपिटल कंस्ट्रेंट होता है, रेगुलेशन कंस्ट्रेंट होता है, लेकिन लेबर लॉज जो एक तरह से बिना तलाक के शादी कोई नहीं करता है। एक मिनट सुनिए, बिना तलाक के शादी कोई नहीं करेगा, शादी अगर तलाक। देखिए, नहीं, इंडस्ट्री लगाने के लिए श्रम कानून में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है जिसमें क्लियरेंस लेनी पड़ती है, एनवायरमेंट क्लियरेंस, दिस क्लियरेंस, करीब देयर मोर देन डजन्स ऑफ क्लियरेंस, उसमें आप फंसे रहते हैं, वो नहीं मिल पाता है। दैट शुड बी वन विंडो क्लियरेंस, एक विंडो पे एक क्लियरेंस हो जाए जब इंडस्ट्री लगाना चाहिए, वो नहीं है, वो सिस्टम लागू होना चाहिए। इसमें जयनारायण व्यास जी को भी मैं लाना चाहती हूँ इस चर्चा में। जी, जो पॉइंट अब दोनों ने रखे हैं, अशोक सिंह ने रखे हैं और मनीष सब्रवाल ने, इसमें क्या बीच का रास्ता निकलेगा जयनारायण व्यास, या कैसे आगे बात बढ़ेगी? क्योंकि यहाँ पर मनीष सब्रवाल का जो तर्क है कि अगर आप लेबर लॉज को सख्त बनाएंगे तो फिर इंडस्ट्री छोटी ही रहेगी ताकि वो फॉर्मल सेक्टर में आके उस कानून की जकड़ में ना आ पाए। तो किस तरह से बीच का रास्ता निकलेगा? देखिए, एक हद तक मैं मनीष जी की बात से सहमत हूं। आज हम इस व्यवस्था में पहुंचे हैं, 2001 में एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स 0.63 था, आज 0.06 है, यानी कि जॉबलेस ग्रोथ की परिस्थिति में हम पहुंच चुके हैं। क्योंकि आपने मेंशन किया कि आप ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं और इस नए श्रम कानून में ये भी प्रस्ताव है कि कोई भी नेता ट्रेड यूनियन में ना हो या उसका लीडर ना बने। इस पर आपकी क्या राय है, आपके खुद के अनुभव को देखते हुए, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है जिसका विरोध कर रही है यूनियन? देखिए, ट्रेड यूनियन ने कई अच्छे ट्रेड यूनियन लीडर्स में से कई अच्छे नेता आए हैं जी। स्वयं गुलजारी लाल जी नंदा जी ट्रेड यूनियन की पैदाश थे,
सनत मेहता जो ओएनजीसी के ट्रेड यूनियन को काफी अरसे तक लीड करते रहे, वो गुजरात के सबसे सक्षम फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से उभरे थे। तो ये कहना कि ट्रेड यूनियन से कोई नेता जुड़ता है तो वो ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि ये गलत बात है। यूनियंस को ये नहीं करना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रारी, ट्रेड यूनियन से कोई नेता जुड़ता है तो उनकी आवाज सरकार में भी वो ले जाता है। आपके बिल में ये प्रस्ताव है, वो बात करता है। जी, आपके बिल में ये प्रस्ताव है, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। बैजनाथ राय जी, ये बताएं कि अब आपने दोनों पक्ष सुने हैं और कुल मिलाकर ये बात निकल कर आ रही है कि थोड़ी सी तो ढील देनी पड़ेगी। क्या आप लोग ने भी ये सोच के रखा है, बैकरूम चैनल से बात हो रही है कि कहां पर आप लोग ढील देंगे, क्योंकि ये लॉ का आना बहुत ही जरूरी है? भाई, आपका चर्चा का विषय ही कुछ अलग थलग है। जब आप बोलते हैं कि आपका कंसेप्ट है प्रीजुडिस थॉट पर, आप बोलते हैं कि सारा लेबर लॉ मैनेजमेंट का था, पहले लेबर का था, मैनेजमेंट का था। एक्चुअली लेबर लॉ तो लेबर को प्रोटेक्शन के लिए। नहीं, बैजनाथ राय जी, आप सुनिए, मैं प्रेजुडिस नहीं हूँ, मेरा बात तो बस मैं प्रेजुडिस नहीं हूँ ये कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर लगभग सब पैनल पर लेबर है या रहे हैं। अरे मेरा बात तो सुनिए, आपका कंसेप्ट है कि अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए कुछ नहीं हो रहा है। अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए भी कानून बने हैं। 2008 में असंगठित सामाजिक सुरक्षा कानून बना है और अनऑर्गेनाइज वर्कर में भी काम ट्रेड यूनियन का चालू हो चुका है। ये 10 वर्ष पहले की बात है कि ट्रेड यूनियन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करता। आज आंगनबाड़ी, आशा कर्मी, ये भोजन कर्मी, कृषि मजदूर, ये सब तो अनऑर्गेनाइज, सब में यूनियन है, सब काम कर रहे हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल है मनरेगा। सवाल वो है कि आप कोई एक चेंज लाना चाहते हैं और हम कहते हैं चेंज से हमको विरोध नहीं है। हम भी चाहते हैं कि औद्योगिक विकास हो, सरकार भी चाहती है, जनता भी चाहती है, लेकिन सवाल केवल इसमें ये आता है कि एम्प्लॉयमेंट का, जिसे वो बोल रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा। जितनी बैन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, बैन ऑफ रिक्रूटमेंट है, इसको हटाइए, देखिए करोड़ों एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन आप करेंगे नहीं, केवल एक थॉट लेके बोलेंगे कि ऐसा ट्रेड यूनियन करता है, ऐसा ट्रेड, ऐसा, ये गलत धारणा मत करिए। ट्रेड यूनियन ने कभी भी निगेटिव पॉलिटिक्स से, आपने कहा वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैं खुद टेक्सटाइल का लीडर रहा हूं, जूट का लीडर रहा हूं। आपने डिसमेंटल किया उसको, इसलिए कि आपका कॉस्ट कम हो जाए, इसलिए कि आपको ज्यादा मुनाफा मिले। आपके कॉस्ट कम होने में हम साथ दे सकते हैं, लेकिन आपका मुनाफा बढ़े और वो चला जाए असंगठित में, संगठित से असंगठित, ये प्रोसेस है क्या? ये विकास का प्रोसेस हो सकता है, ये डेवलपमेंट हो सकता है। एक मजदूर जहाँ टेक्सटाइल वर्कर बन के था, तो ये बात सोचना चाहिए ना। आप ये सुनिए, आप ये समय की कमी है, इसलिए मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि मैं किसी और से भी सवाल पूछ लूं। मनीष सब्बरवाल जी, पूछिए ना, लेकिन ऐसे प्रीजुडिस पर मत बोलिए। नहीं, मैंने आपको कहा कि लेबर के लिए हर भारतीय का दिल धड़कता है और सब काम करते हैं और सबको काम की इज्जत चाहिए। लेकिन मनीष सब्बरवाल जी, जिस तरह के पैशंस इस सब्जेक्ट से जुड़े हैं, राजनीतिक सब्जेक्ट भी है, क्या आपको लगता है कि इस बिल को इस करंट फॉर्म में पारित किया जा सकता है या इसमें और बहुत सारे रेनोवेशंस करने पड़ेंगे? देखिए, a voice can mean a vote, a voice can not mean a veto. I mean, अगर बच्चों की बात हम नहीं सुनेंगे, अगर जॉब क्रिएशन की बात दिल्ली में नहीं सुनाई देगी, तो राज्यों को दे दीजिए। हर चीफ मिनिस्टर, 29 चीफ मिनिस्टर वैसे भी एक प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जॉब क्रिएशन के लिए, क्योंकि लैंड, लेबर मार्केट सब स्टेट राज्यों के पास हैं। तो राज्यों को दे दीजिए, फिर हर चीफ मिनिस्टर को डिसाइड करने दीजिए कि वो अपने राज्य में क्या करना चाहता है। अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई यूनिट, अगर पूरा एक साथ नहीं बढ़ सकते इंडिया, तो 29 चीफ मिनिस्टर को दे दीजिए, वो डिसाइड करेंगे। उनको उनकी जनता ने इलेक्ट किया है, वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, वो लॉ एंड ऑर्डर
यहीं पर जाकर मामला निकलेगा, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी एक मुश्किल लॉ है मोदी सरकार के लिए इस रूप में इसे आगे बढ़ाना। तो शायद जैसे लैंड बिल के साथ सोच रही है केंद्र सरकार के राज्यों पर छोड़ दिया जाए, श्रम कानून का भी यही होगा क्या नहीं, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।